हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो क्लास 6 चैप्टर 2 पर है। वो क्लास 6 चैप्टर 2 पर महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो चैप्टर 2 का नाम ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स है। चैप्टर 2 का नाम ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। और ओशियन कभी कभार हम लोगों के लिए डिजास्टर साबित होता है, भयावह साबित होता है, तो उस एस्पेक्ट को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ओशियन के बेनिफिट्स और ओशियन डिजास्टर को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग जो 7 कॉन्टिनेंट है उसको बहुत अच्छे से एक कर सातों कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आइलैंड को डिफाइन कर लेंगे कि आइलैंड क्या है। और यहीं पर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। यहीं पर हमारा चैप्टर द एंड हो जाएगा। पार्ट 1 शुरू करने से पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं। एक फिगर जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ए फिगर है। और बोला गया है वहाँ पर कि आप इस फिगर को गौर से देखो। मैंने बुक में ही ये बात मेंशन किया गया है कि बच्चे इस फिगर को गौर से देखें और गौर से देखने के बाद बताएं कि कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा जो है इस अर्थ पर देखने को मिल रहा है। कौन सा कलर? तो यहाँ पर हम लोगों को 2 कलर जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक कलर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो कलर कौन सा है? ब्लू है। देखो इस सगरो ब्लू 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 कलर। तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और शायद आपको पता हो कि ब्लू कलर क्या शो करता है? तो ब्लू कलर वाटर शो करता है। ब्राउन कलर बहुत कम है। देखिए ब्राउन कलर, इधर ब्राउन कलर है, एरिया में ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है, इस एरिया में ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है। फिर इधर का भी थोड़ा बहुत एरिया है ब्राउन है, इधर भी ब्राउन है। ब्राउन बहुत कम है और ब्लू बहुत ज़्यादा है। और ब्लू कलर जो है वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गया कि अर्थ का जो सरफेस है, ज़्यादातर सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है, पानी से कवर है। कितना परसेंट? तो 71%। अर्थ का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है और बहुत कम हिस्सा है जो लैंड से कवर है। अगर इसकी परसेंटेज की बात कर लिया जाए तो इसकी परसेंटेज 29 हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल अर्थ सरफेस है उस टोटल अर्थ सरफेस का 71% एरिया पानी से कवर है एंड 29% लैंड से कवर है। अब जो टोटल वाटर सरफेस है उसको 5 ओशियन में डिवाइड किया गया है। जो टोटल वाटर का सरफेस हो गया ना, उसको कितने ओशियन में डिवाइड किए गए हैं? तो 5 ओशियन में डिवाइड किए गए हैं। और जो टोटल लैंड सरफेस हो गया उसको कितने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए गए हैं? 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए गए हैं। हालांकि याद रखिएगा वाटर सरफेस ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ ओशियन कम है। नंबर ऑफ ओशियन 5 ही है। लैंड सरफेस कम है, 29% है, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, 7। ठीक है, अब यहाँ पर बातें स्पष्ट हो गई। अब जो वाटर सरफेस है उसको ओशियन के रूप में डिवाइड किया गया है तो हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। और जो लैंड सरफेस है उसको कॉन्टिनेंट के रूप में डिवाइड किया गया है तो हम लोग कॉन्टिनेंट के रूप में जो है इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो महत्वपूर्ण सेशन क्लास 6 चैप्टर 2 के पार्ट 1 पर होने वाला है। और इस पार्ट 1 में हम लोग ओशियन को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग ओशियंस डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओशियन को डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट में। तो आपको तो पता है कि पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियन है। ये बातें आपको पता है कि देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड।
लेकिन सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ओशियन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ओशियन? तो ओशियन का देखिए यहाँ पर डिफिनेशन है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। जो वर्ल्ड में जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं, उस बड़े वाटर बॉडीज को ही हम लोग ओशियन कहते हैं। जैसे देखिए ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप पर ये एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, ये एक ओशियन है। उसके बाद देखो ये एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, ये भी एक ओशियन है। यहाँ पर भी एक और बड़ा वाटर बॉडी देखने को मिल रहा होगा, ओशियन। ये जो है इसी का पार्ट है। मतलब वर्ल्ड मैप पर या वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा कोई वाटर बॉडीज है ही नहीं। देखिए नदी भी एक वाटर बॉडीज है, लेकिन नदी से बड़ा सी है, समुद्र है। लेक झील भी एक वाटर बॉडीज है, लेकिन उससे बड़े भी वाटर बॉडीज है। लेकिन जो महासागर है, जो ओशियन है, उससे बड़ा कोई वाटर बॉडीज इस अर्थ पर देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो सबसे बड़ा वाटर बॉडीज है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ओशियन कह रहे हैं। और नंबर ऑफ ओशियन कितने हैं? तो नंबर ऑफ ओशियन मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? नंबर ऑफ ओशियन 5 है। नंबर ऑफ ओशियन 5 है। फर्स्ट नंबर पर आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, सेकेंड नंबर पर अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पर इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पर आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ नंबर पर हमारा आ जाएगा साउदर्न ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया एंड देन फिर साउदर्न ओशियन हो गया। ये 5 ओशियन हम लोगों को इस पूरे वर्ल्ड में इस अर्थ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। दीज आर द 5 ओशियन वी विल गेट ऑन दिस अर्थ। ये 5 ओशियन। अब चलिए एक का कर सारे ओशियन को मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। फर्स्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन के बारे में क्या बोला गया? इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। पैसिफिक ओशियन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट भी है और लार्जेस्ट के साथ साथ डीपेस्ट भी है। लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के साथ साथ ये ओशियन डीपेस्ट भी है। पूरे अर्थ का 1/3 जो सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही कवर करके रखा है। पूरे अर्थ का 33% जो एरिया है, पूरे अर्थ का जो 33% एरिया है दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशियन। बड़ा तो होगा ही, साधारण सी बात है कि बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है। लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पर लोकेटेड है? तो एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन वेस्ट में देखिए, वेस्ट में एशिया है और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है। इस पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, और अगर ईस्ट में बात कर लिया जाए तो ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है और ईस्ट में साउथ अमेरिका है। ये लोकेशन होगी। पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है और ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर बात कर लिया जाए कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है तो मेरियाना ट्रेंच। देखिए यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच है और यही क्या है, इस ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसका डेप्थ कितना है? तो 11,000 मीटर है। मतलब किलोमीटर में 11 किलोमीटर डेप्थ है, जो पूरे दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। पूरे दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस पैसिफिक ओशियन का जो किनारा वाला पोर्शन है, इस पैसिफिक ओशियन का जो किनारा वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है। वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है इस एरिया में।
इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा गया है कि आग जलते रहता है, आग निकलते रहता है ज़मीन के अंदर से, पानी के अंदर से। ठीक है, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला गया है, जो हम लोगों को इस एरिया में, माने जो किनारा वाला जो पोर्शन हो गया, किनारा वाला पोर्शन में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशियन। दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बारे में ये फैक्ट हो गए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट ओशियन की तरफ। नेक्स्ट ओशियन मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, नेक्स्ट ओशियन हमारा अटलांटिक ओशियन है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। अटलांटिक ओशियन जो सेकेंड लार्जेस्ट है, देखिए ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन। दिस इज द अटलांटिक ओशियन, दिस इज द अटलांटिक ओशियन। अगर लोकेशन की बात कर लिया जाए तो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और ईस्ट में यूरोप है, और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका है। इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ईस्ट में अगर बात कर लिया जाए तो ऊपर में यूरोप है, और यहाँ नीचे में कौन है, अफ्रीका है। ये इसका लोकेशन हो गया। इट हैज शेप लाइक एस, इसका जो शेप है, इसका शेप एस के जैसा है। देखिए एस के जैसा शेप दिख रहा है। अटलांटिक ओशियन का जो शेप है वो शेप कैसा है, एस लेटर के जैसा है, एस लेटर के जैसा है। ठीक है, उसके बाद ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से कई सारे जहाज़ें यूरोप जाती हैं, अफ्रीका जाती हैं, और यूरोप से कई सारे जहाज़ें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आने का काम करते हैं। इस कारण से ये जो ओशियन है पूरे दुनिया में सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्त ओशियन है। यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है, जहाज़ों का आवाजाही बहुत ज़्यादा है। इस कारण से इस पूरे दुनिया का क्या हो जाता है, ये बिजिएस्ट ओशियन हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। उसके बाद मिड अटलांटिक रीज, देखिए ये हो गया मिड अटलांटिक रीज, जो हो गया, जो यहाँ से ऐसे 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 क्रॉस करता है सेंटर के थ्रू, इसके सेंटर वाला पोर्शन से क्रॉस करता है, जो कि एक सबमर्ज माउंटेन है। नीचे इसका माउंटेन का शेप बना हुआ है, यहाँ पर नीचे ऐसे माउंटेन का शेप बना हुआ है, और उसका ऊपरी हिस्सा दिखता है, उसकी ऊपरी हिस्सा हम लोगों को दिखता है, आइलैंड के रूप में दिखता है। तो ये बातें हो गई। दिस इज ऑल अबाउट अटलांटिक ओशियन। दिस इज ऑल अबाउट अटलांटिक ओशियन, सेकेंड लार्जेस्ट है। इसकी लोकेशन याद रखना है, इसका शेप कैसा है, और फिर उसके बाद एक फैक्ट याद रखना है कि दुनिया का सबसे व्यस्त ओशियन है। चलिए थर्ड नंबर पर मूव करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा अपना खुद का ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन। देखिए इंडियन ओशियन यहाँ पर है, ठीक इंडिया के नीचे है। अगर इसकी लोकेशन की बात कर लिया जाए तो नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में एशिया है, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, ऑस्ट्रेलिया है। ये हो गई इसकी लोकेशन। इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द लोकेशन ऑफ द इंडियन ओशियन। इसका नाम जो है भारत पर पड़ा है, इंडिया पर पड़ा है। एकमात्र ओशियन पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम हमारे देश पर पड़ा है, इंडिया पर, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन ये सबसे गर्म ओशियन है। ये इम्पॉर्टेंट है मॉनसून विंड्स के लिए। जून जुलाई में जो बारिश होती है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, भारत के क्षेत्रों में जो बारिश होती है, तो बारिश के पीछे का कारण इंडियन ओशियन से जो हवाएं आती हैं अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर आती हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बहुत ज़्यादा बारिश करवाती हैं। फिर छम 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 भारतीय नाचते हैं, खेती करते हैं। टाइगर श्रॉफ का गाना सुने, नाचूरे में छम छम छम, जैसी बारिश आता है टाइगर श्रॉफ उठता है, उधर शारदा कपूर को फ़ोन करता है, और दोनों मिलकर नाचूरे आज छम 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 नाचने लगते हैं। ठीक है, तो मानसून विंड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मानसून विंड आकर यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बारिश करवाते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं
फोर्थ वन, तो फोर्थ वन हमारा ओशियन कौन सा है? तो फोर्थ वन ओशियन हमारा साउदर्न, या तो फिर इसको अंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हैं। तो अटलांटिक ओशियन का साउथ वाला हिस्सा, पैसिफिक ओशियन का साउथ वाला हिस्सा, इंडियन ओशियन का साउथ वाला हिस्सा, इन तीनों ओशियन का जो साउथ वाला हिस्सा है उससे एक नया ओशियन बन रहा है, और उस नए ओशियन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साउदर्न ओशियन। पैसिफिक का साउथ, अटलांटिक का साउथ और इंडियन ओशियन के साउथ, ये जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के जस्ट नॉर्थ में। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के जस्ट साउथ में लिखा गया, सराउंडेड बाय, सराउंडेड है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यहाँ ना हो गया तो ये ओशियन उसके नॉर्थ में हो जाएंगे। डायरेक्शन तो जानते ही होंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो अंटार्कटिक ओशियन के ये साउथ में, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया कि ये भी महत्वपूर्ण है ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। देख रहे हैं ना, इधर से यहाँ के भी क्लाइमेट को कंट्रोल कर देगा, इस हिस्से के भी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा, इस हिस्से के भी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा, इन हिस्सों को भी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। तो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया जो है, वो उस बहुत बड़े एरिया में जो क्लाइमेट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? साउदर्न ओशियन के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है फॉर कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर बहुत ही कोल्ड वाटर देखने को मिलता है, क्योंकि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के जस्ट भाग में बगल में ही है, वहाँ तो बर्फ़ का गोला है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में तो बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उसी के बगल में है, तो यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ पर कई तरह के जीव जंतु, मैरीन लाइफ देखने को मिलता है, जलीय जीव देखने को मिलता है, जैसे वेल हो गया, सील हो गया, पेंगुइन हो गए। ये सब जो जीव जंतु हैं हम लोगों को साउदर्न ओशियन और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के जस्ट पास वाले हिस्सों में, जो यहाँ पर छोटे मोटे जो आइलैंड हैं, वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये हो गया फोर्थ वन। अब फिफ्थ वन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ ओशियन हमारा कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, तो नॉर्थ पोल वाले हिस्से में यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है, नॉर्थ पोल के वाले हिस्से में, उसके साउथ में जो वाटर बॉडी देखने को मिल रहा है, इसी वाटर बॉडीज को मेरे भाई क्या बोल रहे हैं हम लोग? आर्कटिक ओशियन। साउदर्न ओशियन साउथ में है और आर्कटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल के बगल में है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल के जस्ट बगल में है, पास ही में है। ये सबसे छोटा और सबसे स्वैलो, माने ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं देखने को मिलेगा। पहली बात कि सबसे छोटा है, दूसरी बात कि इसका डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सबसे कम डेप्थ है। लोकेटेड अराउंड नॉर्थ पोल के पास ही में ही लोकेटेड है। कवर भी था आइस, से भी आइस से कवर रहता है, पूरे साल जो है आइस से कवर रहता है। यहाँ पर आपको पोलर बियर देखने को मिलेगा, सील यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और सील यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था, सील यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और सील यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये सील एनिमल है, दिस इज द सील मैरीन लाइन, सील को दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ ओशियन हो गया। इसके बाद कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए, वो फैक्ट ये है कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और आर्कटिक ओशियन दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है। पैसिफिक सबसे बड़ा, आर्कटिक सबसे छोटा। इसके अलावा अगर सारे ओशियन को साइज वाइज याद रखना चाहिए तो इसके लिए ट्रिक है, एक वर्ड, वो वर्ड है पैसा। पी का मतलब पैसिफिक ओशियन, पी का मतलब पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा है, लास्ट वाला ए का मतलब आर्कटिक ओशियन, उससे पहले वाला जो ए है उसका मतलब क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर इंडियन ओशियन आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पर साउदर्न ओशियन, और फिफ्थ नंबर पर तो आपको पता ही है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इस वर्ड के थ्रू सारे ओशियन को साइज वाइज याद रख सकते हो। अदरवाइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा ओशियन तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, मुझे पता है आप लोग याद कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ओशियन के बेनिफिट्स। ओशियन का बेनिफिट्स क्या है, क्या लाभ है ओशियन का? तो पहला देख लो, पहला बेनिफिट, प्ले मेजर रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। ओशियन के कारण बादल बनते हैं। कैसे ओशियन के कारण बादल बनते हैं? तो सन्स रे जब ओशियन पर फॉल होता है
तो यहाँ इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के बाद जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये वाटर वेपर क्लाउड का रूप ले लेते हैं, यही वाटर वेपर क्लाउड बन जाते हैं। अब एक क्लाउड जो है दूसरे जगह पर जाएगा और फिर बारिश के रूप में फॉल हो जाएगा, बारिश के रूप में फॉल हो जाएगा। मतलब वर्ल्ड के कई जगहों पर जो बारिश हो रही है, कई जगहों पर जो बारिश हो रही है, उस बारिश के पीछे का कारण ओशियन है। अगर ओशियन नहीं रहेंगे तो वर्ल्ड के कई जगहों पर बारिश होगा ही नहीं। ये पहला बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द ओशियन प्लांट। ओशियन वाला जो बेड है, ओशियन के नीचे जो बेड है माने फ्लोर है, वहाँ पर कई सारे प्लांट्स है, सी ग्रास इसको कहते हैं, समुद्री घास कहते हैं। अब इस समुद्री घास से बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। पूरे दुनिया का 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन यही बनता है। ये कारण है कि ऑक्सीजन को क्या बोला, सॉरी, ओशियन को क्या बोला जाता है, प्लेनेट्स लंग, कि पूरे प्लेनेट्स का लंग तो ओशियन ही है। ओशियन नहीं रहेगा तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। और ऑक्सीजन का बेनिफिट आपको पता है, हम लोग तो ऑक्सीजन ही ना लेते हैं, तो ऑक्सीजन भाई हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑक्सीजन 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये बेनिफिट है। और देखिए, क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट, कई जगहों पर जो है क्लाइमेट को रेगुलेट करता है ओशियन, ये हो गया बेनिफिट, ये भी बेनिफिट है। उसके बाद शुरुआती दौर से हम लोग देख रहे हैं, बहुत पुराने समय से हम लोग देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं कि लोग जो है ओशियन और सी का यूज करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ओशियन और सी का यूज करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ट्रेडिंग करते थे। इसके साथ साथ ओशियन में जो मछली वगैरह है, फिश वगैरह, उसको पकड़ के लोग खाते थे। लंबे समय से लोग खा रहे हैं, आज भी लोग खा रहे हैं, ये बेनिफिट है। ओशियन में जो सी फूड है, वो सी फूड तो हमारे लिए तो फायदेमंद है, तो ये बेनिफिट हो गया। इन्हीं बेनिफिट को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि हर साल हम लोग 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट करेंगे, ताकि पूरे दुनिया को बताया जाए कि ओशियन का बेनिफिट हमारे एवरीडे लाइफ में कितना है। तो 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हो गए बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पर डिमेरिट्स बताया गया कि ओशियन का डिमेरिट्स क्या है। तो ओशियन के कारण आप क्या देखते हो, या हम लोग क्या देखते हैं कि ओशियन से कभी कभार क्या होता है कि आंधी तूफान आने लगता है। ओशियन में आंधी तूफान उठता है, और वो आंधी तूफान जो है बहुत ज़्यादा बारिश करवा देता है, हवा के रूप में आता है, साइक्लोन के रूप में गोल गोल घूमते हुए, और जो है कोस्टल एरिया है उससे टकराता है। और उस कोस्टल एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो भागने लगते हैं, भागो भागने लगते हैं। ठीक है। सुनामी कहाँ पर बनता है, तो सुनामी भी तो ओशियन में ही बनता है। सुनामी ओशियन में बनता है, बनने के बाद जो है ये तो हजारों किलोमीटर तक इस जो है बहुत तेजी से चलते रहता है, और हजारों किलोमीटर तक तेजी से बहता है। उन रीजन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, घर वगैरह भी टूट जाता है। भारत अब ऐसे स्थिति में इसको जस्ट मैनेज करने के लिए कुछ तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। तो भारत का अपना खुद का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो इस तरह के समस्याओं को जस्ट डील करती है, इस तरह के समस्याओं को समाधान करती है। कि अगर कहीं पर अगर जैसे देखिए, भारत के अगर साउदर्न हिस्से में साइक्लोन वगैरह आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में तो हमेशा साइक्लोन आते रहते हैं और इस एरिया को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो खुद का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जाता है, लोगों को हेल्प करता है, मदद करता है, लोगों को बचाता है। तो ये हो गए ओशियन के जस्ट डिमेरिट्स, कमी।
ये हो गया ओशियन के कमी। यहाँ पर पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो क्लास 6 चैप्टर 2 के पार्ट 2 पर है। और इस पार्ट 2 में हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंट इन दिस पार्ट। ओशियन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ था जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टिनेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट? द लार्ज एंड कंटिन्यूअस एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज कॉन्टिनेंट। जो बहुत बड़े बड़े भूमि के टुकड़े जो हम लोगों को इस वर्ल्ड मैप पर देखने को मिल रहा है, इस बहुत बड़े भूमि के टुकड़े को ही हम लोग कॉन्टिनेंट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। और इनकी संख्या कितना है? इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितना है? 7 है। और उनका नाम भी है। देखिए, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया, एशिया हो गया। अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। यूरोप, यूरोप हो गया। हालांकि इन दोनों को साथ में हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, हेयर इज द नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, हेयर इज द साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो गया। एंड देन अंटार्कटिका, जो कि बिल्कुल साउथ पोल के पास में है, जो कि बिल्कुल साउथ पोल के पास है। ठीक है, दीज आर 7 कॉन्टिनेंट। दीज आर 7 कॉन्टिनेंट जो हम लोग वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। वर्ल्ड मैप, कहीं भी वर्ल्ड मैप आपको दिखेगा तो ये 7 कॉन्टिनेंट हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का डिफिनेशन बता दिए। अब चलिए एक एक कर कर 7 कॉन्टिनेंट को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1, दैट इज एशिया। हम लोग शुरू करेंगे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट के साथ शुरू करेंगे। और सबसे बड़े कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? एशिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, टोटल कितने लैंड एरिया को कवर कर रहा है? और 1/3, 33%। जो टोटल लैंड सरफेस है, उस टोटल लैंड सरफेस का 33% जो लैंड सरफेस है, दैट इज कवर बाय द ओनली 1 कॉन्टिनेंट। और वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। देखिए, वो एशिया का एक पॉलिटिकल मैप है। सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट। ईस्ट में पैसिफिक ओशियन देखने को मिल जाता है। नॉर्थ में अगर बात कर लिया जाए तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। एंड देन इंडियन ओशियन इन साउथ, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो ये हो गया एशिया का लोकेशन हो गया। दिस इज द लोकेशन ऑफ एशिया। उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जैसा कि पहले बता ही दिए। मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट में पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन जो है, इस कॉन्टिनेंट में पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन रहते हैं। 60% पॉपुलेशन इसी कॉन्टिनेंट में सिर्फ और सिर्फ रहते हैं। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट हो गया। हाईएस्ट माउंटेन रेंज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो भारत का हिस्सा है। देख रहे हैं ना, हिमालयन माउंटेन जो दुनिया का सबसे क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसी के बगल में हाईएस्ट प्लेट्यू भी है। यहाँ पर जो है प्लेट्यू एक जो देखने को मिलता है, पठार देखने को मिलता है, इसको टिबेटन प्लेट्यू कहते हैं, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी इसी कॉन्टिनेंट में है और दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू भी इसी कॉन्टिनेंट में। डेड सी जो लैंड सरफेस का सबसे लोएस्ट पार्ट है, लैंड सरफेस का सबसे लोएस्ट पार्ट है। पूरे वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पार्ट, डीपेस्ट पार्ट मेरियाना ट्रंच है जो पैसिफिक ओशियन में है, लेकिन लैंड सरफेस का सबसे लोएस्ट पार्ट डेड सी में हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कितना मीटर नीचे तक है? 418 मीटर नीचे तक है, जो एशिया में है। ये जो डेड सी है, वो डेड सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है,
अब टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। टोपोग्राफी मतलब माउंटेन है, प्लेटिव है, प्लेन एरिया है, हिल्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे एशिया में। तो टोपोग्राफी का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कहीं हाइट है तो कहीं डेप्थ है। इस कारण से इस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है, कि हाईएस्ट पॉइंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोएस्ट पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एशियन कॉन्टिनेंट। ये सारे फैक्ट हो गए एशियन कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग। हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड कॉन्टिनेंट की ओर मूव करेंगे, और सेकंड कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा होगा? सेकंड कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका होगा, सेकंड लार्जेस्ट। इट्स अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पूरे दुनिया का जो दूसरी बड़ी कॉन्टिनेंट है, वो दूसरी बड़ी कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। बाउंडेड बाय मेडिटेरियन सी इन नॉर्थ में मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाता है। अफ्रीका को ही यहाँ पर एक स्पेशली दिखाए हैं, तो नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, ठीक है। अटलांटिक ओशियन इन वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, और ईस्ट में यहाँ पर इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगा। यहाँ अटलांटिक और ऊपर में मेडिटेरियन सी। ये हो गया अफ्रीका का लोकेशन। दिस इज द लोकेशन ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। ये हो गया अफ्रीका का लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इट हैड अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है अनइनहैबिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट मानव के लिए फ्रेंडली नहीं है। यहाँ का क्लाइमेट मानव के लिए फ्रेंडली नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और हाई टेम्परेचर में मानव रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इस कारण से इस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, कि भाई कोई नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पर जो है काली मिट्टी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। सो दैट्स वाई इट्स अ डार्क कॉन्टिनेंट। तो डार्क कॉन्टिनेंट है, इस पर तो अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं है, पेड़ पौधे हैं। उसके बाद सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट एरिया बहुत, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है यहीं पर है, खाली बालू पड़ा हुआ है। तो एक डार्क कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा डेजर्ट अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी डेजर्ट है, कालाहारी हो गया, नामीबिया। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कालाहारी डेजर्ट यहाँ पर हो गया, नामीबिया डेजर्ट यहाँ पर हो गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अफ्रीका में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ी नदी जो रिवर नाइल है, ये भी हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है, जो विक्टोरिया लेक से ओरिजिन होता है। विक्टोरिया रोल से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होते हुए आप इधर से देख रहे हो नॉर्थ की ओर फ्लो करता है। फ्लो करते जाकर मेडिटेरियन सी में ड्रेन हो जाता है। इसकी लेंथ कितना है? तो इसकी लेंथ लगभग 6900 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। इस कारण से दुनिया का सबसे बड़ी नदी जो है नील, हिंदी में नील नदी कहते हैं और इंग्लिश में इसको नाइल पढ़ा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ी नदी जो है अफ्रीका में ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके बाद एकमात्र कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है। ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र कॉन्टिनेंट कौन सा है जहाँ पर इक्वेटर भी पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रहा है। तो एकमात्र कॉन्टिनेंट वो कौन सा है? अफ्रीका है। अब चूंकि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास कर रहे हैं, इस कारण से सन्स रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं। ये कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है और रहने लायक नहीं है, मानव का रहने लायक नहीं है, इसलिए मानव बहुत कम है। चलिए, ये सब बातें हो गई। दीज आर द फैक्ट रिगार्डिंग
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दीज आर द फैक्ट रिगार्डिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब नेक्स्ट वन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अच्छा, इन दोनों को साथ में अमेरिका भी कहा जाता है, इन दोनों को साथ में अमेरिका कहा जाता है। अब चूंकि ये नॉर्थ में है तो इसको नॉर्थ अमेरिका कह देते हैं, और ये साउथ में है तो इसको साउथ अमेरिका कह देते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका मेरे भाई थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट इज बाउंडेड बाय आर्कटिक इन नॉर्थ। इसके नॉर्थ में कौन से ओशियन है, तो इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, ईस्ट में अगर बात कर लिया जाए तो ईस्ट में अटलांटिक ओशियन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ओशियन का लोकेशन कहाँ है वो तो ओशियन वाला पोर्शन में बताए हुए हैं। तो ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में इस साइड में हम लोगों को पैसिफिक ओशियन देखने को मिल जाता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है, ये आर्कटिक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक जल संधि है, एक जलमार्ग है जो सेपरेट करता है। उस जलमार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमुस ऑफ पनामा। यहाँ एक जलमार्ग है, जल का रास्ता है, जलमार्ग है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है, और उस जलमार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमुस ऑफ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, इस्थमुस ऑफ पनामा कहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रीजन है पूरे वर्ल्ड का नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ही यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो दुनिया का सुपर पावर है। दुनिया का जो सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो देश नॉर्थ अमेरिका में ही है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है दुनिया का जो है एडवांस रीजन है, एडवांस रीजन है। यहाँ पर जो लोग हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ग्रीनलैंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में ग्रीनलैंड हम लोगों को देखने को मिलता है। और मेन जो माउंटेन रेंज है, यहाँ पर दो मेन माउंटेन रेंज है, और वो दो मेन माउंटेन रेंज कौन कौन से हैं, पहला रॉकी माउंटेन हो गया, रॉकी माउंटेन यहाँ पर देखने को मिलता है, और सेकंड अपलासियन हो गया, अपलासियन यहाँ पर देखने को मिलता है। दो माउंटेन रेंजेज हम लोगों को नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, पहला रॉकी माउंटेन और दूसरा अपलासियन। रॉकी माउंटेन का लोकेशन यहाँ पर हो गया और अपलासियन का लोकेशन यहाँ पर हो गया। ओके, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब फोर्थ वन की ओर मूव करते हैं, और फोर्थ वन हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। मेरे प्यारे बंधु, नॉर्थ अमेरिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका है, सराउंडेड बाय पैसिफिक इन द वेस्ट। देखिए इसके भी वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में साधारण सी बात है अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन और ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन। और दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज एंडीज यहीं पर लोकेटेड है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे लंबा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला हुआ है। इसकी लेंथ कितना है तो 8900 किलोमीटर, 8900 किलोमीटर इस माउंटेन रेंज का लेंथ है, इसलिए दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट नहीं करे, लंबा, लेंथ बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज एंडीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एज में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड। ठीक है, ओके। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज बात कर लिया जाए, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो है अमेजन इसी कॉन्ट, एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। नाइल रिवर की बात किए थे लेंथ वाइज, उसका लेंथ ज़्यादा है। अगर एरिया देखिएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी अमेजन जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है।
एरिया बहुत ज़्यादा है। अमेजन रिवर जो है वो अमेजन बेसिन को निर्माण करता है। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन जो जंगल है, अमेजन के जंगलों से अमेजन रिवर जो है फ्लो करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है एरिया वाइज सबसे बड़ी नदी है। दिस इज ऑल अबाउट साउथ अमेरिका। दिस इज ऑल अबाउट साउथ अमेरिका है। सब सारे बातें हो गई साउथ अमेरिका के रिगार्डिंग। अब इसके बाद 3 कॉन्टिनेंट और बचे हुए हैं। नेक्स्ट वन हमारा यूरोप हो गया, जो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप देखिए, यूरोप यहाँ पर है सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशियन इन नॉर्थ में। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन जो है वेस्ट में, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन देखने को मिल जाएंगे। और मेडिटेरियन सी यहाँ पर साउथ में मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा। अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है और यूरोप के साउथ में मेडिटेरियन सी है। ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम लोग मेडिटेरियन सी कहते हैं। ये हो गया इसका लोकेशन। नोटेबल माउंटेन रेंजेज की अगर बात कर लिया जाए, महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेज की बात कर लिया जाए, तो इसको अल्पाइन सिस्टम कहते हैं, जिसमें 3 माउंटेन रेंज है। आल्प्स माउंटेन हो गया, आल्प्स के बाद पायरीन हो गया, पायरीन यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा, और सेकंड क्या है, कारपेंथियन हो गया। इन तीनों माउंटेन रेंज को साथ में हम लोग अल्पाइन सिस्टम कहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज हम लोगों को यूरोप में देखने को मिलता है। ये 3 महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज हम लोगों को यूरोप में देखने को मिलता है। जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, यहाँ पर जो प्लेन एरिया देखने को मिलता है, प्लेन एरिया जो देखने को मिलता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है। नॉर्थ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ यूरोपियन जो रीजन है इस कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खेती होता है। और दुनिया का सबसे जो डेवलप कंट्री है वो इसी कॉन्टिनेंट में है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन। दुनिया को जो सबसे बड़े और जो डेवलप कंट्री है, दुनिया का जो सबसे डेवलप कंट्री है, वो हम लोगों को यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिल जाते हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिल जाते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन जो है इसी कॉन्टिनेंट से पास करता है। इसके अलावा एक देश फिनलैंड है, जिस फिनलैंड में 50,000 लेक है। देखिए फिनलैंड। उसके अलावा एक देश ऐसा है इस कॉन्टिनेंट में जिस देश में कितने लेक्स है, कितने झीलें हैं, 50,000 लेक्स। फिनलैंड में 50,000 लेक्स है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलो मेरे बच्चा आगे बढ़ते हैं। 2 कॉन्टिनेंट और बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। लाइज बिटवीन इंडियन ओशियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन के बीच लाई करता है और साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच ये लाई करता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोराल रीफ, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट वाले पोर्शन में ये एक आइलैंड कोराल रीफ। कोराल जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में रहते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करता है और उस कैल्शियम कार्बोनेट बाद में वो सॉलिड हो जाता है और इससे आइलैंड का निर्माण होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोराल आइलैंड जो है हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले कोस्टल एरिया में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर उसके बाद कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। कंगारू, कोयला, एमू, प्लेटिपस। उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंट है कई तरह के वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। देख रहे हैं, कोराल हो गया, एमू हो गया, है ना, कोयला हो गया। तो कई तरह के जानवर इस कॉन्टिनेंट पर। कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है क्योंकि कंगारू बहुत ज़्यादा है। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया का देश भी है, ये बात भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री ऑल्सो। ओके, ठीक है,
उसके बाद ये स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे अफ्रीका में भी पॉपुलेशन कम था, लाइक डैट वन। ऑस्ट्रेलिया में भी पॉपुलेशन कम है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, ज़्यादातर लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, क्योंकि जो इंटरनल पार्ट है वो इंटरनल पार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो इंटरनल पार्ट में प्लेट्यू है, प्लेट्यू टाइप एरिया है जहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो है कोस्टल एरिया में ही रहते हैं। हालांकि यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा है, आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, कोल बहुत ज़्यादा है, तो मिनरल रिसोर्स, मिनरल रिच एक कॉन्टिनेंट है, मिनरल रिच कॉन्टिनेंट ज़रूर है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोग रहते हैं। भारत से भी बहुत सारे लोग गए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। आप इस देश की, आप इस कॉन्टिनेंट की नागरिकता ले सकते हो। आप जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, 7 साल 8 साल 10 साल रहिए, फिर आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा, फिर आराम से वहाँ पर चिल करिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। अब हम लोग लास्ट कॉन्टिनेंट की ओर मूव करते हैं। लास्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो बिल्कुल साउथ पोल पर है, जो बिल्कुल कहाँ पर है? साउथ पोल पर है। देखिए, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बिल्कुल साउथ पोल पर है। साउथ वाले पोल पर जो कॉन्टिनेंट, नीचे वाले पोर्शन पर जो कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, उस कॉन्टिनेंट को हम लोग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका 98% जो एरिया है, 98% जो एरिया है वो किससे कवर होता है? आइस से कवर होता है। 98% एरिया अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का आइस से कवर होता है, बर्फ से ढका होता है। इस कारण से इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट या वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मानव कम्युनिटी वहाँ पर नहीं रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिसर्च सेंटर जो है कुछ देशों के द्वारा बनाए गए। भारत का भी रिसर्च सेंटर है। लोग जो है, कुछ लोग जो वहाँ पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने जाते हैं, रहने नहीं जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है उसके निचले वाले हिस्से में। लेकिन वहाँ पर जो है माइनिंग करना भी आसान नहीं, क्योंकि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा लेयर बना हुआ है। तो कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर जाकर रिसर्च वगैरह करते हैं। देखिए, भारत का रिसर्च सेंटर मैत्री हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, 2 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ओपन किया गया है। वाइल्ड लाइफ की बात कर लिया जाए तो पेंगुइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वेल्स देखने को मिल जाएगा, सी बर्ड्स देखने को मिल जाएगा। ये सब जो हैं जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, जो हम लोगों को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास वाले हिस्सों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इस कॉन्टिनेंट में 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। इस कॉन्टिनेंट पर 6 महीना दिन रहेगा। 6 महीना दिन है तो दिन है। अब दिन है तो देखिए, पूरा सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, बस लाइट आते रहता है, ऐसा लगता है कि लाइट आ रहा है, दिन है, सब चीज़ दिख रहा है। और अगला 6 महीना अंधेरा में रहता है। 6 महीना दिन और 6 महीना अंधेरा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट के बारे में जो भी बातें थी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 7 कॉन्टिनेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि बताए थे कि इसके बाद जो है आपके बुक में एक और टॉपिक छोटा सा दिया हुआ है। वो टॉपिक कौन सा है? आइलैंड है। वो टॉपिक कौन सा है? आइलैंड है। तो जैसा कि बताएं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास को तो हम लोग कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे भी तो लैंड मास है, छोटे छोटे भी तो लैंड मास है, छोटे छोटे भी तो ज़मीन के टुकड़े हैं। तो ऐसा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सब जो है लैंड मास है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। दिख रहा है ना? ये सब जो लैंड मास है पानी से घिरा हुआ है, जो छोटा छोटा है, बड़ा वाला तो ये है, बड़ा वाला तो ये है, लेकिन इसके पास छोटे छोटे लैंड मास भी तो है जो पानी से घिरा हुआ है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। जब लैंडमास छोटा हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तब उसको आइलैंड कहेंगे। ठीक है, देयर आर लाख्स ऑफ आइलैंड ऑन दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट पर लाखों की संख्या में आइलैंड है।
इस प्लेनेट पर लाखों के संख्या में आइलैंड है और ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कहाँ पर है बताए हैं, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में ग्रीनलैंड हम लोगों को देखने को मिलता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। भारत में अगर बात कर लिया जाए तो भारत में लगभग 1300 आइलैंड देखने को मिल जाता है और इन आइलैंड को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप को हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप को, और सेकंड ग्रुप को हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं और सेकंड ग्रुप को हम लोग लक्षद्वीप। अब यहाँ पर एक ग्रुप है, समूह है, आइलैंड का समूह है। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। भारत में टोटल 1300 है। देख रहे हो ना, आइलैंड इसे कहते हैं जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ। चलिए यहाँ पर बातें हैं, हमारा कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। 71% जो अर्थ का एरिया है डेट इज कवर विथ वाटर। हालांकि जो ज़्यादातर जो वाटर है वो मैंने जो 71% तो एरिया वाटर से कवर है, लेकिन ज़्यादातर जो वाटर है जो ओशियन में है वो सॉल्टी है। पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है, सॉल्टी है। 29% जो एरिया है वो किससे कवर है, लैंड से कवर है। 5 ओशियन है, लार्जेस्ट पैसिफिक है और स्मॉलेस्ट आर्कटिक है। 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।